न्यायिक पुनरावलोकन का जो कंसेप्ट है वो हमारे संविधान में ये शब्द कहीं भी नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट हमने अमेरिका से लिया है और इसके लिए हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेदों के अंदर इस तरह की शक्ति दी गई है, पावर दी गई है। हालांकि इस शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन इसकी पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो संविधान के अंदर न्यायालय को दी गई है। अब हम बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। तो न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय की एक शक्ति है, पावर है। कौन सी शक्ति है? जिसके द्वारा वो दो काम करता है। पहला, व्यवस्थापिका यानी संसद के द्वारा निर्मित कानूनों का परीक्षण। संसद के अंदर जो भी कानून बनते हैं उन कानूनों का, उन विधियों का परीक्षण करता है। और नंबर 2, कार्यपालिका यानी सरकार जो आदेश देती है, जो कानून लागू करती है, उनकी वैधता का परीक्षण करता है। वैधता का परीक्षण किस संदर्भ में? संविधान के संदर्भ में, कि वो संविधान के अनुकूल हैं या नहीं। अगर वो संविधान के प्रतिकूल हैं, संविधान की भावना के प्रतिकूल है या अनुकूल नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। इस प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के द्वारा दिए गए आदेशों की वैधता का परीक्षण करता है, और यदि वे संविधान की भावना के प्रतिकूल है तो उनको अवैध घोषित कर देता है, शून्य घोषित कर देता है। ये जो पावर है, इसमें अनुच्छेद, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंदर जो संघ सरकार है, जो केंद्र सरकार है, इसके द्वारा बनाए गए कानूनों का परीक्षण करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है। और अनुच्छेद 132 में राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता का परीक्षण करने की शक्ति न्यायपालिका को दी गई है। इसके अलावा एक अनुच्छेद 13, उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में दे रखा है कि यदि कोई भी कानून या सरकार के आदेश मौलिक अधिकारों को सीमित करता है, कम करता है या हनन करता है, तो ऐसे कानूनों को भी अवैध घोषित किया जा सकता है। ये शक्ति अनुच्छेद 13 में सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है, मौलिक अधिकारों का हनन या इनको सीमित करना या इनको कम करना। अब ये न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका कारण है, हमारे यहाँ पहला कारण है संघ और राज्य सरकार के बीच शक्ति विभाजन। हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो संघात्मक है। संघात्मक से तात्पर्य है कि हमारे यहाँ केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकारें भी है, और दोनों के बीच में शक्ति का विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है। तो इन दोनों सरकारों के बीच में, संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में जब कभी अवरोध आ जाता है, इन दोनों के बीच में कभी गतिरोध आ जाता है, अवरोध आ जाता है, तो न्यायपालिका इनके बीच में सामंजस्य और संतुलन बिठाने का कार्य करती है। कानूनों की व्याख्या करती है, संविधान की व्याख्या करती है, और दोनों के बीच शक्ति विभाजन को क्लियर करके उनके बीच में सामंजस्य और संतुलन बिठाने का कार्य करती है। इस तरीके से संघात्मक व्यवस्था के लिए कार्य करती है। नंबर 2, मौलिक अधिकारों की रक्षा। अनुच्छेद 13 में स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति दी गई है कि यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, सीमित किया जाता है, कम किया जाता है किसी भी कानून के द्वारा या किसी भी आदेश के द्वारा, तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर दे। तो व्यक्ति के, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक पुनरावलोकन आवश्यक है। तीसरा है, शासन की शक्ति को मर्यादित करता है। सरकार मनमानी नहीं कर सकती, निरंकुश नहीं हो सकती। उसे जो कानून बनाने हैं, शासन करना है, आदेश लागू करने हैं, वो सब संविधान के अनुकूल ही होंगे। तो उसकी निरंकुशता को रोकने के लिए, उसकी शक्ति को मर्यादित करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन जरूरी है। बात करते हैं हम अगला कारण, संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा। भारतीय संविधान सर्वोच्च है, सारी पावर जनता के पास है, और जनता ने अपनी ये जो शक्ति है वो संविधान के जरिए चुने हुए प्रतिनिधियों को दी है, और ये चुने हुए प्रतिनिधि मनमानी नहीं कर सकते, संविधान की प्राप्त शक्ति का ही उपयोग कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते, ऐसा कोई कानून लागू नहीं कर सकते जिससे संविधान की सर्वोच्चता खतरे में पड़ सकती है। तो इसकी
न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करती है। इसके बाद है संविधान की व्याख्या। जब कोई प्रश्न राज्य या केंद्र सरकार के बीच में विवाद का विषय बन जाता है तो उन दोनों के बीच में कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है संविधान की व्याख्या का, तो संविधान की व्याख्या भी इसी न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है। इसके बाद है कानूनों की वैधता का परीक्षण। कानून संविधान के अनुकूल है या नहीं, संविधान की भावना के अनुकूल है या नहीं, इसका परीक्षण भी न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आता है। इस तरीके से न्यायिक पुनरावलोकन के जो आधार है वो मुख्य रूप से दो ही हैं, एक तो नागरिकों के मौलिक अधिकार और एक संघात्मक शासन व्यवस्था। हमारे देश की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो, इसके लिए ही न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा का कंसेप्ट लिया गया है। अब ये जो इसके कारण है, इनको हम इनके महत्व के रूप में भी रेखांकित कर सकते हैं, यानी इनके महत्व भी यही होंगे। अब एक विशेष तथ्य है न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित कि वो है अनुच्छेद 13, और अनुच्छेद 13 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो मौलिक अधिकार है उनको सीमित नहीं किया जा सकता, उनका हनन नहीं किया जा सकता, और यदि उनका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उनको शून्य घोषित कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। इस अनुच्छेद 13 के अंदर एक 24वां संशोधन हुआ और उस 24वें संशोधन के अंदर एक भाग जोड़ा गया, 13वें अनुच्छेद के अंदर एक भाग जोड़ा गया, भाग 4, और उसमें ये लिखा गया कि 368 अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन किए जाते हैं उन संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। ये व्यवस्थापिका ने कानून बना करके भाग 4 में जोड़ दिया कि सरकार, ये संसद जो भी 368 के तहत संशोधन करेगी उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। और ये काम कब हुआ? 24वें संशोधन में। लेकिन 1973 में एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, केशवानंद भारती बनाम केरल मामला, और इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करके एक निर्णय दिया कि सरकार 368 के तहत, संसद 368 के तहत संशोधन कर सकती है, उसके पास अधिकार है, लेकिन वो संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। और इसलिए 99वां संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। 99वां संशोधन न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित है। कॉलेजियम प्रणाली जो शुरू से प्रचलित थी उसमें मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 4 न्यायाधीशों की से विचार विमर्श करके राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे। और 99वें संशोधन के अंदर इस कॉलेजियम प्रणाली में बदलाव किया गया, कानून बनाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? क्योंकि सरकार, संसद आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती। किसके? संविधान के। जो भी संशोधन या कानून संविधान की भावना के प्रतिकूल होंगे उन्हें न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है, और इसी कारण उन्होंने 99वां संशोधन रद्द कर दिया। तो इस तरीके से हमने जो न्यायिक पुनरावलोकन की बात की, तो उसका सारांश हमारे पास जो निकल करके आता है वो ये है कि ऐसा कोई भी कानून बनाती है व्यवस्थापिका, और कोई भी आदेश देती है कार्यपालिका। तो कोई भी कानून या आदेश मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकता और संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करे तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? उन्हें अवैधानिक घोषित कर देगा। इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है।